नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं निरंजन कमलेश आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास और इसमें हम लोग छत्तीसगढ़ का स्थानीय राजवंश के बारे से देख रहे थे। एमसीक्यू है दोस्तों, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है। आपको सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और यदि आपसे बन रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। ध्यान रखेंगे, यह जो वीडियो है छत्तीसगढ़ उप निरीक्षक शिक्षक भर्ती परीक्षा, सीजी व्यापम और सीजीपीएससी के सभी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो भाग 6 है। इससे पहले भाग 5 तक बन चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर भी आप जाकर देख सकते हैं। वहां पे सारा वीडियो आपको मिल जाएगा और भी बहुत सारे वीडियो है दोस्तों जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, सिरपुर के पांडु वंश के महाशिवगुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था? तो महाशिवगुप्त, ध्यान रखेंगे, पांडु वंश। तो पांडु वंश का ट्रिक बताया था मैं आपको, उई नम नच हम। ध्यान रखेंगे, उई नम नच हम, ये ट्रिक है दोस्तों। अगर ये ट्रिक आपको याद हो जाएगा तो पांडु वंश से संबंधित जितने भी शासक है सभी आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो मैं इसको एक बार और बता देता हूं, यदि आप नहीं देखे आप हमारा पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए, वहां पे आपको ट्रिक ये मिल जाएगा। ओके, और भी बहुत सारा है, जब भी पढ़ा रहा हूं मैं कुछ न कुछ ट्रिक दे रहा हूं आपको, तो देख लीजिएगा। उ से उदयन, ठीक है। हम बात कर रहे हैं पांडु वंश का, ध्यान रखेंगे, पांडु वंश के शासकों के कालक्रम के बारे से, ठीक है। तो सबसे पहला है उदयन, उसके बाद है इंद्रबल, तीसरे नंबर पे आता है नन्नराज प्रथम, ठीक। म से है महाशिव तिवरदेव, महाशिव तिवरदेव। इसके बाद है न से नन्नराज द्वितीय, च से है चंद्रगुप्त और ह से है फिर हर्षगुप्त और इसके बाद महा से है महाशिवगुप्त और इसी का उपाधि है बालार्जुन। ध्यान रखेंगे, उपाधि इन्होंने धारण किया बालार्जुन का। तो ये है पांडु वंश के शासकों के बारे से। अब यहाँ पे महाशिवगुप्त बालार्जुन, मतलब इनका बात हो रहा है। महाशिवगुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था, मतलब किस धर्म के अनुयायी थे? बोलने का मतलब ये है किस धर्म के अनुयायी थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है शैव धर्म। ध्यान रखेंगे, शैव धर्म। और इनका जो कार्यकाल जो है छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है और इनके कार्यकाल में हम शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ठीक, साथ ही साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन सभी धर्मों को हम देखते हैं। इसलिए इसका काल जो है स्वर्ण काल है। सिर्फ इसी कारण नहीं, स्थापत्य कला की दृष्टि में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका काल। तो छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को, ठीक है। तो शैव धर्म के अनुयायी थे, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिए। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम आपके सामने लेकर आते ही रहते हैं दोस्तों। चलिए, पृथ्वीसेन द्वारा नष्ट पुष्करी को फिर से किस नलवंशी शासक ने बनवाया? मैं आपको बताया था, नलवंश के शासक के बारे से बता रहा था, तो मैं आपको बताया कि कैसे गुप्त वंश, वाकाटक वंश और नल वंश के बीच किस तरह से प्रतिद्वंदिता देखने को मिलता था, ठीक है। तो उसी में आप देखेंगे पार्ट टू में आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो नष्ट पुष्करी है उसको फिर से बसाने वाला कौन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है स्कंद वर्मा। और स्कंद वर्मा के कौन सा अभिलेख हमें बताता है ये? तो पोड़ागढ़। तो पोड़ागढ़ पिछला वीडियो में आपको बताया हूँ। पोड़ागढ़ अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि इन्होंने नष्ट पुष्करी को फिर से बसाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोड़ागढ़। और ये बहुत ही प्रतापी शासक है और इन्होंने विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शासक नलवंशी नहीं है दोस्तों? ठीक है, मैंने आपको इसके बारे से ट्रिक बताया था जिसमें मैंने आपको ये बताया कि कौन सा शासक नलवंशी है और कौन सा शासक नलवंशी नहीं है। तो मैं इसका ट्रिक एक बार और बता दूंगा आपको। तो फिलहाल आप इसका जो सही हो जाएगा वो है पृथ्वीसेन। पृथ्वीसेन जो है वाकाटक वंश के हैं। किसके हैं? वाकाटक वंश के हैं। और पृथ्वीसेन ही जो है अर्थपट्टी को, ठीक है, अर्थपट्टी भट्टारक को पराजित किया था। और यही अर्थपट्टी भट्टारक के बाद जो हम देखते हैं वो है
स्कंद वर्मा को। इसके पहले जो क्वेश्चन देखे थे स्कंद वर्मन, ठीक है, स्कंद वर्मन ही पुष्करी को फिर से बसाए थे। तो वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन जो है अतपट्टी भट्टारक को पराजित किया और पराजित करने के बाद इसके जो राजधानी है पुष्करी उसको तहस नहस कर दिया था। फिर बाद में स्कंद वर्मा फिर से पुष्करी को बसाते हैं, ठीक है, और खोया हुआ गौरव को फिर से प्राप्त करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे कौन सा शासक नलवंशी नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है पृथ्वीसेन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न नलवंशी शासकों को उनके द्वारा किए गए शासन के अनुसार जमाइए, ठीक है। तो इसका ट्रिक बताया था मैं, ठीक है। नल से पानी कैसे निकलेगा, सिसुक सिसुक करके, ठीक है। देखिए नल से पानी कैसे निकलेगा, सिसुक सिसुक करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया सिसुक, फिर वह से बोला था मैं आधा हुआ, फिर ज्यादा हुआ, फिर पूरा हुआ। भाव है इसका अर्थ यह नहीं कि वो स्कंद है, ठीक है, यानी कि फिर से बोलो भाव है इसका अर्थ यानी कि स्कंद खाएगा। भाव मतलब कुत्ता समझ लीजिए, कुत्ता इसका मतलब ये नहीं कि स्कंद खाएगा, ओके। कैसे नंद स्तंभ, ओके, ऊपर पृथ्वी वेरी बैड, नीचे पृथ्वी वेरी गुड, और उसके बाद भीम। तो ये क्रम है, क्रम को आप याद कर लीजिए। फिर से बोल रहा हूँ, नल से पानी कैसे निकलेगा, तो नल से पानी जो है सिसुक सिसुक करके निकलेगा, ठीक है, नल से पानी सिसुक सिसुक करके निकलेगा। फिर उसके बाद आधा हुआ, थोड़ा ज्यादा हुआ और फिर पूरा हुआ, ओके। भाव है इसका अर्थ यह नहीं कि वो स्कंद खाएगा। ऐसे नंद स्तंभ, ओके। फिर ऊपर पृथ्वी वेरी बैड, नीचे पृथ्वी वेरी गुड, पृथ्वी ऊपर है वेरी बैड, पृथ्वी नीचे है वेरी गुड, इसलिए यहाँ पे वेरी बैड है तो वेरी बैड लिख दिया। तो ऊपर पृथ्वी वेरी बैड, फिर भीन, ओके। तो ये है नाम, पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है ये ट्रिक है। चलिए अब इसके बारे से अब उत्तर को भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए कालक्रम के अनुसार हमको जमाना है, तो आधा हुआ, थोड़ा ज्यादा हुआ, फिर पूरा हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद भाव है इसका अर्थ यानी कि वो स्कंद खाएगा। तो ये, तो सबसे पहले ये आएगा, फिर दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे ये आएगा और चौथे नंबर पे ये आएगा, यानी कि 2 1 4 3, ठीक है, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए नल वंश के शासन में मंत्री को किस नाम से जाना जाता था, तो नल वंश है उसके शासन में मंत्री को किस नाम से जाना जाता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है प्रेगदा। तो मंत्रियों को क्या कहा जाता था दोस्तों, तो मंत्रियों को जो है प्रेगदा कहा जाता था, ठीक। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए, न्यूज ये है कि यदि आप अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लिए हैं सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी से, यानी कि छत्तीसगढ़ उप निरीक्षक और शिक्षक भर्ती और सब इंस्पेक्टर, यदि आप टेस्ट सीरीज नहीं लिए हैं तो जरूर ले लीजिए। कुल 10 टेस्ट आपको मिलेंगे और ये 10 टेस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज में मिलेगा दोस्तों। यदि आप अभी तक खरीदे नहीं है तो आप हमें इस नंबर 8305843617 पे कॉल करके भी परचेज कर सकते हैं, या दूसरा नंबर 6265544679, ठीक है। आप एक डेमो टेस्ट के लिए जरूर कॉल कीजिए। आप देखिए अगर आपको पसंद आता है तो जरूर टेस्ट खरीदिए, ठीक है दोस्तों। वैसे टेस्ट का लेवल बहुत ही अच्छा है, जिस हिसाब से एग्जाम में आता है टेस्ट को उसी हिसाब से बनाने का पूरा कोशिश किया गया है। तो जरूर टेस्ट सीरीज को परचेज कीजिए, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमसे नहीं तो किसी और से सही जरूर खरीदिए दोस्तों, ठीक है। वैसे बहुत ही मिनिमम प्राइस है 199 है ना, मतलब 200 रुपये ही है बस। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 क्या है, यहाँ पे लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, भोरमदेव मंदिर कवर्धा, शिव मंदिर बारसूर, शिव मंदिर पाली, और यहाँ पे जो है वो उसके वंश के बारे से बताया गया कि कौन सा वंश जो है किस मंदिर का निर्माण किया है, ठीक। तो चलिए लक्ष्मण मंदिर, तो लक्ष्मण मंदिर को निर्माण करने वाला पांडु वंश, ठीक है। दूसरा भोरमदेव मंदिर, इसका निर्माण करने वाला है फणिनाग वंश। शिव मंदिर बारसूर, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है छिंदक नागवंश। और शिव मंदिर पाली यानी कि ये हो जाएगा कलचुरी वंश। इसका मतलब ये देखिए कलचुरी वंश शिव मंदिर पाली का निर्माण नहीं किया, लेकिन कलचुरी वंश के जो शासक है वो शिव मंदिर का जीर्णोद्धार जरूर किया है। तो इसका जो संबंध है जीर्णोद्धार से है, ध्यान रखेंगे, ऐसा भटकेंगे नहीं कि कौन ये तो नहीं किया करके, जीर्णोद्धार किया है, ओके, ठीक। तो ये है इसका सही उत्तर। तो यानी कि ए का 4 यहाँ पे है, ठीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 1 2 3, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर
हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कामावती नगरी आज किस नाम से जानी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कामावती नगरी। ओके, तो कामावती नगरी को आज वर्तमान में डोंगरगढ़ के नाम से जाना जाता है। और डोंगरगढ़ के बारे से और कुछ बता दूं कि डोंगरगढ़ में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, वो है बमलेश्वरी मंदिर। ओके दोस्तों, तो बमलेश्वरी मंदिर जो है डोंगरगढ़ में स्थित है और ये केंद्र सरकार के प्रसाद योजना के तहत शामिल भी है। ठीक है, केंद्र सरकार के प्रसाद योजना में भी शामिल है दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी डोंगरगढ़ सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ तो किसके काल में भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है फणी नागवंश। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा फणी नागवंश के काल में। और इसके शासक कौन है? तो गोपाल देव। गोपाल देव जो है इसके शासक है। गोपाल देव द्वारा निर्माण किया गया है। कौन सा? तो चंदेल की नागर शैली। यदि हम शैली की बात करते हैं यहाँ पे तो देख लीजिए शैली हो जाएगा चंदेल की नागर शैली। ओके दोस्तों, तो ये नागर शैली। और कौन सा समय काल की बात करते हैं तो 1089 ईस्वी। ठीक है, इसमें शताब्दी के बारे से भी पूछा जाता है, तो इसको आप बोलेंगे 11वीं शताब्दी। तो इस तरह से क्वेश्चन अलग अलग रूपों में पूछा जाता है। तो इस तरह से आप सभी डायमेंशन को, ठीक है, सभी विमाओं को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है। ठीक, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ था। देखिए अभी आ गया इसी तरह का क्वेश्चन। तो भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ है वो है 11वीं शताब्दी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सरव वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? सरव वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तो वो है सरव राज। ठीक है, इसके बारे से भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूं सरव वंश से संबंधित। देखिए ट्रिक क्या है, सन ओनली हैप्पी, सन ओनली हैप्पी, प्रवर का शुभ। ठीक है, ट्रिक क्या है, सन ओनली हैप्पी, प्रवर का शुभ। ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रिक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स से क्या हो जाएगा, तो स से हो जाएगा सरवराज, न से नन्नराज, ओनली हैप्पी मतलब प्रसन्न मात्र। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रसन्न मात्र। फिर हो जाएगा प्रवर से हो जाएगा प्रवर राज। ओके, प्रवर राज प्रथम। का से यहाँ पे कुछ नहीं है दोस्तों। सु से हो जाएगा सुदेव राज, और फिर से हो जाएगा प से, तो प्रवर राज द्वितीय। ठीक है, प्रवर राज प्रथम, प्रवर राज द्वितीय। फिर से बोल दे रहा हूं मैं, सन ओनली हैप्पी, प्रवर का शुभ। स से सरराज, न से नन्नराज, ओनली हैप्पी यानी कि प्रसन्न मात्र। प्रवर से हो जाएगा प्रवर राज प्रथम, स से कुछ नहीं होगा यहाँ पे। सु से सुदेवराज, प से प्रवरराज द्वितीय। तो ऐसा ये ट्रिक है, इसे आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसी तरह का ट्रिक मैं आपको देते ही रहूंगा। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरवपुरी वंश की राजधानी थी, तो सरवपुरी वंश की राजधानी सिरपुर है। इन्होंने सिरपुर में अपना शासन चलाया है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे ये जो सिरपुर है, सिरपुर ही होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, ध्यान रखेंगे सिरपुर इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सरव राज नहीं, सरवपुर, सरवपुर वास्तविक सिरपुर ही है। अगर उस समय की बात करते हैं तो ये सरवपुर हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ओके, ठीक है, इसका सही उत्तर आप ले लीजिए सरवपुर। ठीक है, उस समय सिरपुर को सरवपुर ही कहा जाता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरवपुर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, सरव राज का उल्लेख किसके स्तंभ लेख में किया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सरव राज का उल्लेख जो है ना किसके स्तंभ लेख में किया गया है, तो वो है भानुगुप्त। ध्यान रखेंगे भानुगुप्त के एरण्य अभिलेख। ओके, भानुगुप्त के एरण्य अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख मिलता है तो सरव राज का उल्लेख मिलता है भानुगुप्त के एरण्य अभिलेख से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन, इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? तो सर्वप्रथम देखिए मैं आपको ट्रिक बताया था। ठीक है, रानस पाशोबा। ठीक है, पिछला वीडियो देख लीजिएगा,
रानस पाशुबा, तो रा से राजर्षि तुल्य कुल है, फिर रा न नरसेन वंश, रानस, फिर सरकपुरी वंश, फिर पा पांडु वंश। तो इस तरह से क्रम हो जाएगा और इसका जो पहला सही उत्तर हो जाएगा वो है राजर्षि तुल्य कुल वंश। ओके, तो ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन, प्रसन्नपुर नामक नगर की स्थापना किसने किया था? तो प्रसन्नपुर नामक नगर की स्थापना किसने किया है? तो प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर नगर की स्थापना किया था। ठीक है, और इसे मल्हार कहा गया है, जो वर्तमान का मल्हार है वो यही है, प्रसन्न मात्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निडला नदी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो निडला नदी यानी कि लीलागढ़ नदी, कहाँ है दोस्तों ये लीलागढ़ नदी? तो बताया अभी मैं, तो निडला नदी जो है वो मल्हार में है। कहाँ है? तो मल्हार में। मल्हार में लीलागढ़ नदी या निडला नदी है। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन, किस सरबपुरी शासक ने अपनी राजधानी श्रीपुर को बनाया था? ठीक है, तो किसने बनाया था? प्रसन्न मात्र, प्रवर राज, जयराज, दुर्गराज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है प्रवर राज। तो प्रवर राज ने श्रीपुर को अपनी राजधानी, श्रीपुर यानी कि सिरपुर, ध्यान रखेंगे सिरपुर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, कोटपाट संधि कब किया गया? ठीक है, कोटपाट संधि जो है दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए हलवा विद्रोह हुआ था। ओके, अब ये हलवा विद्रोह कब हुआ? तो हलवा विद्रोह हुआ था 1774 ईस्वी से 1777 ईस्वी तक, जिसमें अजमेर सिंह, ध्यान रखेंगे अजमेर सिंह और दरियाव देव, ठीक है ना, अजमेर सिंह और दरियाव देव के बीच मध्य युद्ध हुआ था राज सिंहासन को लेकर, जिसमें अंतिम रूप से अजमेर सिंह पराजित हुए और ये विजित हुआ। ठीक है, और ये जो है सहायता लेते हैं किससे? तो अंग्रेजों से सहायता लेते हैं, जयपुर के शासक से सहायता लेते हैं और मराठा से सहायता लेते हैं। ठीक है, तो मराठा से जब सहायता लेते हैं तो इसी के तहत यहाँ पे कोटपार की संधि हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो मराठाओं के मध्य हुआ था कोटपार, तो मराठा और दरियाव देव के मध्य हुआ था कोटपार की संधि। ओके, तो कब हुआ था? तो ये हुआ था 6 अप्रैल 1778 में। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1778 में कोटपार की संधि हुआ था। और इस संधि के तहत जो बस्तर है दोस्तों, ये बस्तर जो है छत्तीसगढ़ में शामिल हो गया था। उस समय बस्तर अलग था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कब शामिल हुआ था? तो ये 1778 में। ओके, कोटपार संधि के तहत। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, 1778। चलिए अगला क्वेश्चन, कोटपार संधि मराठों एवं किस शासकों के मध्य हुआ था? किस शासक के मध्य हुआ था? तो अभी बताया मैं। ठीक है, अजमेर सिंह और दरियाव देव। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दरियाव देव। ठीक है, अजमेर सिंह और दरियाव देव के मध्य हलवा विद्रोह हुआ था, जिसमें अजमेर सिंह पराजित होता है अंत में और इसे मार दिया जाता है। ठीक है, दरियाव देव विजित होता है क्योंकि इन्होंने 3 लोगों से सहायता लिया था। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वीर सिंह देव ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो वीर सिंह देव ने किस दुर्ग का निर्माण किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है राजपुर दुर्ग। ठीक, तो वीर सिंह देव के बारे से और बता देता हूं, ये जो है काकती वंश से संबंधित है। ठीक है, काकती वंश से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस संधि द्वारा पहली बार बस्तर राज्य छत्तीसगढ़ का अंग बना? तो अभी बताया था, ये हो जाएगा कोटपार की संधि। कब हुआ था दोस्तों? तो 1778 ईस्वी में, है ना, 6 अप्रैल 1778 में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, सरबपुरी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए सन ओनली हैप्पी प्रवर का सुप बताया था, तो प्रवर राज द्वितीय। ओके, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा प्रवर राज द्वितीय। चलिए अब अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, किस सरबपुरी शासक ने भारी मात्रा में सोने एवं चांदी के सिक्के जारी किए? तो कौन है? तो ये है प्रसन्न मात्र, प्रमुख शासक है दोस्तों, सरबपुरी वंश का प्रमुख शासक है और इन्होंने सोने चांदी के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंद्रबल राज किसका सामंत था? ठीक है, ध्यान रखेंगे इंद्रबल राज किसका सामंत था? तो सुदेव राज का सामंत था। ठीक है, तो सुदेव राज का यदि हम सामंत की बात करते हैं, ध्यान रखेंगे सुदेव राज का सामंत, तो सुदेव राज का सामंत जो था दोस्तों वो है इंद्रबल। और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलता है? तो
कौवा ताल अभिलेख से। ध्यान रखेंगे किससे जानकारी मिलती है, तो कौवा ताल अभिलेख से इसकी जानकारी हमें मिलती है कि इंद्रबल जो है सुदेवराज का सामंत था। और इंद्रबल ने, ध्यान रखेंगे, इंद्रबल ने सत्ता को हथियाने के लिए प्रवरराज द्वितीय का क्या कर देता है, वध कर देता है। और इस तरह से छत्तीसगढ़ में सरबपुरी वंश का समाप्ति होता है और पांडु वंश का क्या होता है, उदय होता है। ठीक है, पांडु वंश सत्ता में आता है। ओके, तो इस तरह से चीजें हैं, आप याद रख लेंगे। ओके, तो सुदेवराज इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पांडु वंश की स्थापना किसने किया था? तो पांडु वंश की स्थापना किसने किया था, तो ये है इंद्रबल। ठीक है, स्थापना करने वाला इंद्रबल है। और इसका यदि हम आदि पुरुष की बात करते हैं तो आदि पुरुष हो जाएगा उदयन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाले निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? ठीक है, तो किसने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सोमवंश। और सोमवंश कहाँ का, इसे भी याद रख लीजिए, कांकेर का सोमवंश ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया। 25 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सारा का सारा क्वेश्चन किसी न किसी रूप से एग्जाम में आता है। देखेंगे जितना भी मैं वीडियो बना रहा हूँ सब में से ही क्वेश्चन आएगा, यहीं से आएगा और क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा। और कुछ छूट जाएगा 5-10% तो वो अलग बात है, पर फिर भी से क्वेश्चन यहीं से ज्यादा आने का संभावना है। ओके, तो आप पढ़ लीजिए अच्छे से, वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिए और कंटिन्यू वीडियो आएगा दोस्तों, तो पढ़ते रहिए। ओके, चलिए तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह वीडियो आपको देखने को मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, मस्त पढ़िए। थैंक यू।